नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम को लेकर के। तो सिलेबस आप सभी ने देखा हुआ है। इसका मैं कोई ऑफिशियल कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला हूं। इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो सब आपको यहीं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, मैसेजेस भी हैं कि नाबार्ड के सिलेबस से सर आप जितना कवर कर सकते हैं उतना हम लोगों को कवर करा दीजिए, हो सके तो कोई कोर्स भी ले आइए। अब बच्चे कोर्स के लिए मेरे पास समय नहीं है, स्लॉट ही नहीं बचा है। मैं समय कहाँ किस जगह पर क्लास लूँ, मतलब किस समय पर क्लास लूँ, वो समय ही नहीं मेरे पास नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक लगातार लाइव क्लासेस चलती आ रही हैं, तो समय नहीं है, इसलिए मैं कोर्स तो नहीं लेके आ पाऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैं कवर कर सकता हूं वो आपको यहीं यूट्यूब पर ही कवर करा दूंगा। तो मेजर आपने देखा है, उसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल इशू वाला जो एक पूरा चैप्टर है, पूरा की पूरा एक पैराग्राफ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का जो अच्छा खासा इसके अंदर पोर्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए यहीं यूट्यूब पर कवर करा दूंगा। तो इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे वो है रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर के। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वहीं से अपन शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक में हेडिंग डाल दीजिएगा रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बेसिकली ये सब कहां पर बात कर रहे हैं हम लोग? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से हम बात करें एक बड़ा पॉपुलर और जो सबसे एपेक्स है वो है नाबार्ड। इससे अच्छा तो इससे बड़ा, इससे एपेक्स में तो और कोई नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के अंदर, जो सेंट्रल बैंक है, वो तो आरबीआई है, लेकिन इसका भी अपना एक ओहदा है भाई रूरल बैंकिंग के मामले में, एग्रीकल्चर रिलेटेड मामले में। तो इसके बारे में ही आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली नाबार्ड को लेकर के ही है। नाबार्ड के बारे में ही मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि नाबार्ड को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं तमाम। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अलावा और बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबी जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, आरआरबी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, पर आज नहीं। आज तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड की। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बारे में भी जानेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अलावा। इसके अलावा काफ़ी सारे पेमेंट बैंक भी हैं। पेमेंट बैंक में जैसे अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, एयरटेल का है, फिनो का है, पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक भी तमाम है, जैसे कि मैंने बताया आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, अच्छे एग्जाम्पल हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक। इसके अलावा एयरटेल का भी है। इसके अलावा एक फिनो, FINO, फिनो आपने सुना होगा, ये हो गए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिनको हम लोग कहते हैं, यहीं पर निकाल दो इसको भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है। इसके अलावा ढेर सारे स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं, एक यहां से एरो निकाल दो भाई, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तमाम है इंडिया के अंदर। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है नाबार्ड को लेकर के। तो इस नाबार्ड को लेकर के अपन लोग बात करेंगे। तो शुरू करें भाई। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं नाबार्ड को लेकर के, उससे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही बता दो कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं भाई, नाबार्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो भाई इसका पूरा नाम हो गया। चलो ठीक है। अब सर ये बताओ कि ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई को। ईयर बता दो सर। तो ईयर 1982, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई
ये आपके नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और IBPS AFO में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब चलो ये तो तारीख की बात हो गई, 12 जुलाई 1982। कई बार जो अपना 5 ईयर प्लान होते हैं उसके हिसाब से पूछ लेते हैं कि किस 5 ईयर प्लान में ये आया था। तो ये आया था बेसिकली 6th 5 ईयर प्लान। उस समय कौन सा था? 6th 5 ईयर प्लान था। तो याद रखिएगा 6th 5 ईयर प्लान में बेसिकली ये अपना आया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट मैं सारी चीजें आपको ऐसे ही बताता जाऊंगा। और कौन सा एक्ट है, मतलब किस एक्ट के द्वारा ये पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो लागू किया गया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बकायदा एक्ट लागू किया गया था, उसी एक्ट के अंतर्गत ही आया था। और ये एक्ट कब आया था? 1981 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1981 का एक्ट। अभी तमाम तरह की बातें करेंगे अपन, बहुत सारी बातें जो है वो इसी 1981 के एक्ट में ही दी गई हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कमेटी बताइए, कोई ना कोई कमेटी तो होगी, हर एक इंस्टीट्यूशन के पीछे कोई ना कोई कमेटी होती है, यहाँ पर भी कोई ना कोई कमेटी पक्का होगी, हमें विश्वास है, बिना कमेटी के तो काम हो नहीं सकता, बिल्कुल है। यहाँ पर ये नाबार्ड जो है वो बेसिकली बी शिवरमन कमेटी के आधार पर बना था। तो यहाँ पर कौन सी कमेटी है वो लिख लीजिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी। तो बी शिवरमन कमेटी के आधार पर यहां पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये जो बी शिवरमन कमेटी है ना, इसको हम लोग क्रेफी कार्ड भी कहा जाता है, सॉरी क्रेफी कार्ड भी कहते हैं, बड़ा सा नाम है इसका, क्रेफी कार्ड, CRAFICARD, ये शॉर्ट फॉर्म है ये क्रेफी कार्ड। पूरा नाम है इसका कमेटी टू रिव्यू एग्रीमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। लिखते जाइए, मेरे बोलने से क्या होता है, लिखना भी तो पड़ेगा ही। कमेटी टू रिव्यू, और रटने की कोशिश मत करना, बस ये क्रेफी कार्ड याद करना और इसी क्रेफी कार्ड के हिसाब से शॉर्ट बनाते जाना। जैसे C फॉर कमेटी है, फिर 2 लगा देना, फिर R फॉर यहाँ पर क्या हो गया, रिव्यू है, फिर A फॉर यहाँ पर है अरेंजमेंट, टू रिव्यू द अरेंजमेंट, फिर F फॉर आ जाएगा यहाँ पर फॉर, ठीक है। फॉर के बाद फिर F है, F का मतलब यहाँ पर है फाइनेंशियल, तो फॉर दी आपका ये नहीं फॉर नहीं है, फॉर F फॉर हो गया, I फॉर है इंस्टीट्यूशनल, फिर उसका C है, C फॉर क्रेडिट है, तो फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये लंबा चौड़ा सा इसका 1-2 किलोमीटर लंबा नाम है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो बी शिवरमन कमेटी है, इसको हम लोग क्रेफी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्रेफी कार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो याद रखिएगा। ये जो कमेटी है ना, ये बेसिकली 30 मार्च 1979 को बनी थी। 30 मार्च 1979 को ये जो कमेटी है उसका गठन हुआ था। बी शिवरमन कमेटी जो है वो कब बनी थी? 30 मार्च 1979 को, जिसके चेयरमैन कौन थे? बी शिवरमन। एक बार चाहो तो फिर से लिख लीजिए, कमेटी जो होती है वो एक आदमी की नहीं होती, उसमें एक मुखिया होता है और ढेर सारे लोग होते हैं। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे श्री, इज्जत से नाम लीजिए, श्री बी शिवरमन। ये उस कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करके, अच्छा ये जो बी शिवरमन थे ना, ये अपने प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर भी थे, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके थे, ठीक है। इन्हीं को इस बी शिवरमन कमेटी का, मतलब इस कमेटी का चेयरमैनशिप बनाया गया, तो उस कमेटी का नाम रख दिया बी शिवरमन कमेटी। इसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसकी जो इंटरिम रिपोर्ट होती है वो सबमिट की थी 28 नवंबर को। 28 नवंबर सेम ईयर था 1979, इतना लेट लतीफ़ी नहीं की थी कि 1-2 साल का समय ले लें। तो भाई 28 नवंबर 1979 को ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी थी, जो इंटरिम रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरिम रिपोर्ट जो है वो इन्होंने सबमिट कर दी। और सबमिट करने के बाद इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है भैया, बना लो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद नाबार्ड का फिर फॉर्मेशन हुआ था, और वो अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट एक्ट जिसको हम 1981 कहते हैं, एक्ट 61 था 1981 का। तो फिर इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है नाबार्ड का, फॉर्मेशन ऑफ द नाबार्ड।
नाबार्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द पार्लियामेंट एक्ट 1981। ठीक है, याद रखिएगा ये 1981 पार्लियामेंट एक्ट 1981 में नाबार्ड का फॉर्मेशन हो गया। अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो नाबार्ड पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। लेकिन उस समय जब ये बनी थी ना, इसको जब बनाया गया था तो उस समय ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में नहीं थी। उस समय यहाँ पर शेयर होल्डर थे RBI, यानी अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन दोनों की शेयर थी उसमें, इन दोनों की पार्टनरशिप थी। अभी बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए तो ये बताओ कि भाई ये पूरी तरह से अभी प्रेजेंट में किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। काफी सारी चीजें हैं, पूछ लेते कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में तो है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। कुछ लोगों को लगता होगा नाबार्ड है तो भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आता होगा, नहीं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं आता। ये फाइनेंशियल सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। और मिनिस्ट्री कौन सी लगती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत ये नाबार्ड आता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये तो हमने लिखा ही नहीं भाई, चलो अब लिख लो। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। ये आजकल के छोटे मोटे एग्जाम में आई जाता है। गलत बात, बिल्कुल मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। एग्जाम कभी छोटा मोटा नहीं होता भाई, एग्जाम होता है, एग्जाम में सिलेक्शन के बाद लोगों की जॉब लगती है, तो एग्जाम कभी छोटा मोटा नहीं होता, एग्जाम होता है। तो इसको भी याद रखना, ऐसा हल्के में मत लेना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? नाबार्ड का मुंबई में है। और बात करें इसके बारे में, चलो प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन है और बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है भाई? यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है साजी केबी, मिस्टर साजी केबी, साजी केबी, ये अभी प्रेजेंट में है। ये बेसिकली आपके 2022 से हैं, 7 दिसंबर 2022 से हैं ये, 7 दिसंबर 2022 से आज की तारीख तक अभी तक यही है, टिल डेट तक ही है। और अगर इससे पहले वाले पूछ ले जाए कि भाई फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, यानी कि मिस्टर साजी केबी से पहले कौन थे, तो वो आपके थे डॉक्टर GR चिंताला, GR का गोविंद रजुलू चिंताला। तो इतना पूरा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप अगर बस इतना भी लिख लो कि फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, बस चिंताला शब्द याद रखना, डॉक्टर GR चिंताला। तो डॉक्टर GR चिंताला ये है भाई फॉर्मर चेयरमैन। गोविंद रजुलू चिंताला, ये रजुलू चिंताला ये इनका पूरा नाम था। तो क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो प्रेजेंट चेयरमैन से ही पूछे जाते हैं, कभी कभी फॉर्मर से भी पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दो नाम याद रखने में क्या दिक्कत है, रख लेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कि भाई इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है। तो देखो हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और इसकी जो वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट से हमें जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इसके आपके रीजनल ऑफिसेस हैं कितने? 31 तो इसके रीजनल ऑफिस हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। एक इसका ये अपना श्रीनगर के अंदर एक सेल भी है इसका, सेल एट श्रीनगर में एक सेल भी है। इसके अलावा आपके ये नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पार्ट में इसके 4 ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, 4 ट्रेनिंग सेंटर है इसके नदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो नदर्न, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में इसके 4 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेंटर भी हैं। और हर जिले में, मतलब डिस्ट्रिक्ट, हर जिले तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे जिले यहाँ पर नहीं भी हैं, तो जो इसकी वेबसाइट में डाटा दिया उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो 414 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर फंक्शनिंग ऑफिस हैं इसके, 414 क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस जिनको आप कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर फंक्शनिंग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस आप ऐसे लिख सकते हो। हालांकि ऐसे क्यों लिखें, अगर हम वही लिखें जो उन्होंने बोला है
तो क्या दिक्कत है। मैनेजिंग क्या लिखा भाई, मैनेजर है, सॉरी नॉट मैनेजिंग, मैनेजर। ये नाम भी इनके अजीब से रखे हैं भाई इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर फंक्शनिंग, ठीक है, इस तरह का नाम है। तो आप चाहो तो लिख लीजिए। हालांकि मुश्किल है ऐसी चीज़ों से कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए। हमारे पेन भी पता नहीं काहे गिर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, दिमाग खराब होता है ना बनाने वाले का, तो वो कुछ भी पूछ लेता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो क्वेश्चन गलत करवाना है, तो वो ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जब इतना पढ़ ही रहे हो तो 2-4 इसको भी पढ़ लो भाई, 1-2 बार रीडिंग मार के चले जाना, आ जाए तो आ जाए। तो ये उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो गया। इसके अलावा आरबीआई ने भी अपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो नाबार्ड में ट्रांसफर कर दिए। बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट हैं आपके, 3 इंस्टीट्यूट्स हैं आरबीआई के जो ट्रांसफर किए गए नाबार्ड में, और बड़े पॉपुलर हैं, ट्रांसफर्ड टू द नाबार्ड। सभी लोगों ने नाम सुने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप सुनिएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा एसीडी, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एसीडी, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। एक तो ये इंस्टीट्यूट था भाई, ये इंस्टीट्यूट आरबीआई का इंस्टीट्यूट था, इस बात को ध्यान रखिएगा, आरबीआई का इंस्टीट्यूट था, इसको नाबार्ड में फिर ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा था भाई आरपीसीसी, दूसरा इंस्टीट्यूट था आरपीसीसी। आरपीसीसी का मतलब है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, एक ये इंस्टीट्यूट था इसका। और एक था आपका एआरडीसी, ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, एआरडीसी, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं तो एआरडीसी, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 3 इंस्टीट्यूट थे जो आरबीआई के इंस्टीट्यूट थे, और इन तीनों इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर, नाबार्ड के अंदर। ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ना आपका एआरडीसी, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नाम पहले एआरसी हुआ करता था। ये जो है ना, इसका इनिशियल जो नेम था ना वो पहले एआरसी हुआ करता था, इनिशियल नेम था इसका एआरसी, आरबीआई ने ही इसको बनाया था। एआरसी का मतलब था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन था, और ये आरबीआई ने ही बनाया था, ठीक है। और ये आरबीआई ने बनाया था अपना 1963 में, 1963 में बनाया था। बाद में फिर इसका नाम चेंज किया गया 1975 में। इन 1975 में ये जो एआरसी था इसको चेंज करके कर दिया एआरडीसी, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था। स्टार्टिंग में बेसिकली ये एआरसी ही था। अब आज प्रेजेंट में हम जो नाबार्ड देखते हैं ना, इसके अंदर बदलाव बहुत सारे हुए हैं। जैसे मैंने एक बताया ना अभी कि आज प्रेजेंट में नाबार्ड जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, यानी पूरी तरह से उसका जो मालिकाना अधिकार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन पहले नहीं था, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो नाबार्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट एक्ट है आपका, एक्ट 1981, इस एक्ट 1981 के अंदर तमाम तरह की चीजें बताई गई हैं कि जब इसको सेटअप किया गया ना, उस समय इसको कितना फंड दिया गया था, मतलब कितना जो इनिशियल कैपिटल था इसका, वो था मात्र 100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का नहीं 100 करोड़ रुपए का। आई एम सॉरी अगर नाबार्ड वालों को बुरा लग गया है कि भाई 100 रुपए निकल गया, इतना छोटा अमाउंट, वो 100 करोड़ रुपए का था। तो जो इनिशियल कैपिटल इस पर लगाया गया था वो 100 करोड़ था। एक तरह से अपन फंड मान सकते हैं, बजट मान सकते हैं कि इनिशियल कैपिटल क्या था इसका, 100 करोड़ था। और ये 100 करोड़ भी कंट्रीब्यूट किया गया था 50-50% के द्वारा, कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, ठीक है। 50-50 के रेशो में, 50 और 50 के रेशो में ये कंट्रीब्यूट किया गया था। बाद में फिर इस कैपिटल को और बढ़ा करके 5000 करोड़ तक कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। बाद में ये जो 100 करोड़ था इसको इंक्रीज किया गया और इंक्रीज कर दिया कहाँ तक, 5000 करोड़ तक। हाँ ये तो भी ठीक लग रहा है, 5000 करोड़, 100 करोड़ तो फिर भी कम ही था। 100 करोड़ तक इसको, मतलब 5000 करोड़ तक इसको बढ़ा दिया गया था।
नाबार्ड में क्या, देखो इसका जो बिल था वो तो 1981 में आया, तो क्या कभी इस बिल में चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। 2017 में नाबार्ड अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। नाबार्ड अमेंडमेंट बिल, थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज की गई। नाबार्ड अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये याद रखना। नाबार्ड अमेंडमेंट बिल कब आया था आपका? 2017 के अंदर आया। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई कि मतलब जो अपना पहला वाला जो एक्ट था आपका ये 1981 वाला, अच्छा ये आया तो सॉरी 2017 में, लेकिन पास हुआ था 2018 में। ये पास कब हुआ था? 2018 में हुआ था। हाँ, ये 2018 में पास हुआ था। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, तो इस अमेंडमेंट से एक कोशिश तो ये की गई कि भाई इसका जो 5,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको 30,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। तो पहला तो ये था भाई, इस अमेंडमेंट में पहली चीज़ क्या थी कि जो 5,000 करोड़ रुपए का जो इसका कैपिटल था, इसको इंक्रीज करके 30,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। 30,000 करोड़ तक पहुंचाना है। ये इसका पहला मतलब अमेंडमेंट करने का एक पहला इसमें जो वो था, एक शर्त रखी गई। जो इसमें चेंजेस किए गए वो थे कि 5,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो 1981 का जो एक्ट था उसमें क्या बताया गया था? 1981 का जो एक्ट था इस नाबार्ड का, उसमें बताया गया था कि भाई जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो आरबीआई है, अब जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड पर मालिकाना अधिकार किसका रहेगा? तो भाई इसमें शेयर थे, शेयर होते हैं ना भाई, मैंने इसमें शेयर खरीद लिए, उसमें शेयर खरीद लिए, ऐसे शेयर थे। तो भाई इसमें बताया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि इन दोनों को कम से कम मिलाकर के 50% शेयर तो अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा। ये मिनिमम है कि इतना शेयर, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने कि भाई अपना जो शेयर है खुद का वो 50% से कम ले आए, मालिकाना अधिकार कोई और व्यक्ति बन गया। तो सरकार के पास ही रहना चाहिए मालिकाना अधिकार। तो जो 1981 का एक्ट था उसमें यह था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों का मिलाकर के नाबार्ड का 51% कम से कम इन दोनों को रखना है। इससे ऊपर रखना चाहो तो और रख लो, पर कम से कम 51% शेयर तो रखना ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर 2018 का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उस अमेंडमेंट बिल में कहा गया कि नहीं, अब इसमें आरबीआई को अपन हटा देते हैं, अब केवल सेंट्रल जो अपनी गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको 51% का शेयर रखना पड़ेगा। ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया कि केवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही यहां पर एटलीस्ट 51% का शेयर रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही इसकी पूरी मालिक है, यानी कि अब यहां पर आरबीआई का इसमें कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। इसलिए आरबीआई के जो बिल थे वो सारे के सारे बिल जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए। आरबीआई का कहने का मतलब है जो शेयर था, आरबीआई का जो शेयर था वो ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जितने का शेयर था उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट कर दिया। तो लगभग 20 करोड़ का पेमेंट किया था, यानी कि जो 20 करोड़ रुपीस का जो शेयर था आरबीआई का वो बेसिकली पहुंच गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस 20 करोड़ को आरबीआई को पे कर दिया था। इस तरह का कुछ मामला उस समय हुआ था। तो आज प्रेजेंट में जो मालिकाना अधिकार है इसका नाबार्ड का, पूरी तरह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। अब बात करते हैं हम लोग नाबार्ड के फंक्शनिंग की, कि नाबार्ड के रोल क्या क्या है, नाबार्ड के फंक्शन क्या क्या है। तो ढेर सारे काम है भाई नाबार्ड के, तो देखें भाई क्या क्या इसके काम है। इंपॉर्टेंट सिर्फ हेडिंग पर देखते जाएंगे अपन लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में इसके क्या क्या रोल है। जैसे सबसे पहला काम इसका भाई रीफाइनेंस में है, रीफाइनेंस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें अपन शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली किसानों को या फार्म और नॉन फार्म जो एक्टिविटी है उनको दिया जाता है, कम से कम 18 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा। इनका जो टेन्योर है वो है 18 मंथ से लेकर के एंड मोर देन 5 ईयर। इसको याद रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म लोन ये प्रोवाइड करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो फार्म एंड नॉन फार्म दोनों एक्टिविटी के लिए है। फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी के लिए लोन है, ठीक है। टेन्योर कितना है इनका? 18 महीने और 5 साल से ज़्यादा का, कम से कम 18 महीने और 5 साल से ज़्यादा का अपन को रखना है, यानी 18 महीने से लेकर के 5 साल से ज़्यादा तक का लॉन्ग टर्म लोन मिल जाता है। एक इसका अपना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये निकाला था उन्होंने, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे, RIDF, जहां से बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये भी नाबार्ड के द्वारा ही, मतलब नाबार्ड के साथ सेटअप हुआ था, और नाबार्ड में कोलैबोरेट करके सेटअप किया था, लेकिन सेटअप RBI ने किया था 1995 और 96 में, 95 और 96 में इसको सेटअप किया गया था RBI के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, RBI के द्वारा सेटअप किया गया था। अभी प्रेजेंट में पूरा की पूरा नाबार्ड के पास भी है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है एक, अगली स्लाइड में चलते हैं। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो ये लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो है, ये बेसिकली अपना 2016-17 का जब यूनियन बजट आया था उस समय ये निकला था। 2016-17 का जो यूनियन बजट था उस समय इस फंड को, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड को रिलीज किया गया था। इसमें जो टोटल पैसा निकाला गया था, मतलब पैसा जो इसमें टोटल अलॉट किया गया था, वो 20,000 करोड़ था, जिसको अपन लगभग 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट को फंड देना था। टोटल बजट कितना था इसका, 20,000 करोड़ रुपए का, और ये काय के लिए था, टोटल 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए था ये 20,000 करोड़ का फंड, बहुत बड़ा था। तो ये बेसिकली नाबार्ड के द्वारा ही सेटअप कराया गया था। इसके अलावा अपना ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसको अपन कहते हैं, वो भी इसी का ही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ग्रामीण, ये शब्द और जोड़ देना, ग्रामीण है, ग्रामीण, यानी इसको लिखते हैं PMAY डैश लगा करके G, इस तरह से इसको लिखा जाता है, प्रधानमंत्री आवास या योजना ग्रामीण। ग्रामीण को बाद में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड है, मतलब अपना इसको नीडा कहते हैं, NIDA, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट, डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, जिसको कहते हैं अपन NIDA, नीडा, N फॉर नाबार्ड, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट और A फॉर असिस्टेंस, नीडा इसको कहा जाता है। इसके अलावा अपना वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्होंने निकाला। कितने हो गए अपने टोटल, ये 6 हो गए। 7वें नंबर पे लिख लो आप, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये बेसिकली 2013-14 के अंदर आया था, नाबार्ड के साथ ही था। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट नहीं कवर निकाला था। इसमें टोटल जो बजट निकाला गया था वो 5,000 करोड़ का था। अरे करोड़ तो लिख दिया करो, 5,000 रुपया से क्या होता, 5,000 करोड़ रुपए का था इसका। ठीक है, ईयर भी लिख लो इसको, 2013-14 में, 2013-14 में। और जिम्मेदारी दे दी गई थी किसको, नाबार्ड की, कि नाबार्ड ही इसका सेटअप करेगा। बेसिकली इसमें हमको लोन देना था। लोन किसको देना था, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई किसान जो है, किसान तो देखो छोटा मोटा ऐसे काम करेगा नहीं, तो एक बड़े लेवल का किसान मान लो, वो साइंटिफिक तरीके से वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना चाहता है, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, उसके लिए अपन को लोन देना था, फॉर क्रेडिट दी लोन्स फॉर साइंटिफिक वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंटिफिक लेवल पर एकदम प्रॉपर तरीके से वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ का इसमें फंड आया था 2013-14 में। वो उसको हम कहते हैं क्या, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग फंड भी इन्होंने निकाला, नाबार्ड की तरफ से आया था फूड प्रोसेसिंग फंड। देखो निकालते तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि भाई मालिक कौन है उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन जिम्मेदारी दे दी जाती है नाबार्ड को कि भाई आप पूरा करोगे। इसके अलावा भाई कोऑपरेटिव बैंक को डायरेक्ट लेंडिंग भी करता है ये, डायरेक्ट लेंडिंग टू द कोऑपरेटिव बैंक, डायरेक्ट लेंडिंग टू दी कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनको सीधे तौर पर ऋण देता है, डायरेक्ट उनको लोन देता है। इसके अलावा जो अपना जो मार्केटिंग फेडरेशन है उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, क्रेडिट फैसिलिटी,
टू द मार्केटिंग फेडरेशन, तो मार्केटिंग फेडरेशन को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, CFF जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपका ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, ये भी प्रोवाइड कराता है। PODF इसको कहेंगे शॉर्ट में, PODF बेसिकली जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो PACS है ना वो इसी में तो आती हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड PACS नाम सुने होंगे आप लोग। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और PO का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर, जो भी आप लिखना चाहो ये, तो ये बेसिकली इसी में आती हैं। तो ये भी नाबार्ड को ही दिया गया। ये हो गई भाई इसकी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। कुछ इसके डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन भी है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई गई थी किसानों के लिए, आज भी अपन इस्तेमाल करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC। अब आप कहोगे सर ये KCC नाबार्ड ने दी थी क्या, नहीं, लेकिन नाबार्ड ने ही इसका आधार तैयार किया था। बेसिकली इस स्कीम को डिज़ाइन नाबार्ड ने ही किया था, डिजाइन्ड बाय दी नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा ही तो ये डिज़ाइन की गई थी KCC स्कीम, ठीक है। और RBI के एसोसिएशन के साथ की गई थी, और 1998 में, अगस्त 1998 में ये लॉन्च हो गई थी। 1998 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसके अलावा रुपे किसान कार्ड जो है आपका, रुपे किसान कार्ड ये बनाया गया, रुपे किसान कार्ड, ये भी इसी की देन है नाबार्ड की। और आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर है। एक आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शन है, और ये मैंने बहुत शॉर्ट कर करके बता दिए। माइक्रो फाइनेंसिंग में भी है, ये भी एक अच्छा लिखो, मुझे याद आ गया, माइक्रो फाइनेंस में भी है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं ना अपन SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंक करना है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम बनाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये स्टार्ट किया नाबार्ड ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत। ये कब आया था आपका, 1992 में, 1992 में। और फिर इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, यानी कि इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटाइज करने के लिए ई शक्ति शुरू किया गया। ई शक्ति काय के लिए था, टू डिजिटाइज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे ना, इनको और इनके अंदर डिजिटलाइजेशन के लिए अपना ये ई शक्ति प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। एग्री इंक्यूबेशन सेंटर पे काम किया है नाबार्ड ने, एग्री इंक्यूबेशन सेंटर, एग्री इंक्यूबेशन सेंटर। नाबार्ड ने भाई 2 एग्री इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। एक अपना ये हरियाणा के अंदर है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक तो ये यूनिवर्सिटी हो गई, और एक आपकी TNAU है, TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मदुरई। इन दोनों यूनिवर्सिटी को फंड दिया गया है, लगभग 23.99 करोड़ का फंड है इन दोनों के लिए, 23.99 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था एग्री इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए, एग्री इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ऐसी चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। टोटल फाइनेंस जो कमिटमेंट था वो इतना था, 23.99 करोड़, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके अलावा मैं कुछ आपको लेटेस्ट बातें बता देता हूँ अभी फ़िलहाल की, अपना जो डेबिट इक्विटी रेशो वगैरह क्या है नाबार्ड का इस समय, तो वो सारी चीज़ें देख लो आप। ये लेटेस्ट डाटा है 2024 का ही है,
नाबार्ड से ही मैंने कलेक्ट किया है, नाबार्ड की वेबसाइट से ही कलेक्ट किया है। तो उस डाटा को आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो फोटो में आपको वैसे क्लियर कट नज़र आ रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखो डेबिट इक्विटी रेशियो, ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 31 मार्च 31 मार्च 2024 का डाटा है, यानी कि ये लेटेस्ट डाटा है आपके नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या क्या इस डाटा के अंदर बताया गया, एक तो भाई डेबिट इक्विटी रेशियो के बारे में बोला गया है कि नाबार्ड का डेबिट इक्विटी रेशियो कितना है। ये डेबिट इक्विटी रेशियो जो है वो 31 मार्च 2024 का है। अब यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें दी गई हैं कि भाई देखो 3 सेक्शन दिए गए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी, ई और एफ। ए सेक्शन के अंदर फिर 3 सेक्शन दिए हैं। ए सेक्शन क्या है, डेबिट का है। तो नाबार्ड का जो टोटल डेबिट है, यहाँ पर 3 सेक्शन दिए गए हैं, डिपॉजिट, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, बोरोइंग। तो तीनों को मिलाकर के जो टोटल डेबिट नाबार्ड का है वो है 7,89,190.75 करोड़, इतना है। चाहो तो लिख लो यहाँ पर 7,89,190.75 करोड़। ये क्या भी टोटल डेबिट है, टोटल डेबिट है ये नाबार्ड का। ये कब तक का है, 31 मार्च 2024 तक का है। उसके बाद इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में देखो कैपिटल आ जाएगा, फ्री रिजर्व और सरप्लस है, इन दोनों को मिलाकर के इक्विटी बन रही है। तो प्रेजेंट में जो इक्विटी है वो कितनी है, 71,989.64 करोड़। तो ये आपका ये लिख लीजिए 71,989.64 करोड़। ये भाई इसकी टोटल कह सकते हैं अपन क्या, इक्विटी है। वैसे एक टोटल शब्द का तो यूज ही नहीं करना, डेबिट और इक्विटी शब्द का इस्तेमाल करना है। ये भाई इसका डेबिट है और ये इसकी इक्विटी है। ये दो चीजें निकल गई। तो यहां से आप डेबिट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो। डेबिट इक्विटी रेशियो ये पूछ सकते हैं, अच्छा पॉइंट बनेगा इससे कि डेबिट इक्विटी रेशियो क्या है। यहां से आप निकाल लीजिए तो निकल आएगा कितना, 10.96। 10.96 ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। और लेटेस्ट डाटा है 31 मार्च 2024 का, जिसमें डेबिट इक्विटी रेशियो कितना दिया है, 10.96 है। इसके अलावा इसमें तमाम तरह के इंटेंजिबल एसेट्स दिए गए हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नहीं काउंट किया गया है। तो इंटेंजिबल एसेट्स अभी कितना है, 0 है, एक भी नहीं है। इस चीज को भी आप लिख लीजिए, इंटेंजिबल एसेट्स, नाबार्ड के इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, 0। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज ये है 604.63 यानी 604.63 करोड़, ठीक है। इसके अलावा जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हैं वो है आपके 190.23 करोड़। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो C प्लस D प्लस E इन तीनों को मिलाकर के हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज और डिफर्ड टैक्स एसेट्स, इन तीनों को मिलाकर के हो रहा है 794.86 करोड़। अब यहाँ पर पूछा गया है टोटल टेंजिबल नेट वर्थ कितनी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन जगह बना करके। टेंजिबल नेट वर्थ, ये जो टेंजिबल नेट वर्थ इन्होंने जो कैलकुलेट की है वो B-F कैलकुलेट की है। तो B यहाँ पर क्या है, इक्विटी इसकी ये रही, और माइनस करना है इसमें से F ये रहा भाई 794। तो यहाँ पर ये चाहो तो इसको PDF आपको मिल जाएगी, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या उसमें टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहां से मिल जाएगी। आप डायरेक्ट लिख लीजिए कितना है इसका, 71,194.78 71,194.78 करोड़ रुपीस। ये प्रेजेंट में एट प्रेजेंट टेंजिबल नेट वर्थ कितनी है नाबार्ड की, 71,194.78 करोड़ रुपीस। ये डाटा बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा। इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी खत्म होती है आपकी नाबार्ड की। ऐसे ही करके ढेर सारे जो इंस्टीट्यूशन है, एक अगला लेक्चर जो है वो अपन RRB का ले लेंगे, फिर एक लेक्चर RBI का भी ले लेंगे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं अपने रूरल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। बस आप लोग जुड़ जाइए हमसे, और जुड़ने का मतलब है कि चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह कर लो। टेलीग्राम पे जुड़ो, सबसे बड़ी चीज़ टेलीग्राम पर सबसे पहले जाकर के जुड़ो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेना। और कोई कोर्सेज वगैरह में जुड़ना हो तो कोर्सेज के लिए आप लिंक में जुड़ना, आपको कृषि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मेरा जो नंबर है वो सबको पता ही है क्या है। आप तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए कृषि परीक्षा, वहाँ से मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक।
तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का, जल्दी आएगा। जय हिंद।